चलो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बच्चों? लास्ट क्लास में हमने देखा था कॉन्सेप्ट किसके बारे में, रिलेटेड टू डेंसिटी। और डेंसिटी के बारे में हमने देखा था कि डेंसिटी दो तरह की होती है। एक बार मैं लास्ट वाली क्लास का 5 मिनट जो लास्ट 5 मिनट्स थे वो रिवाइज करा देती हूँ। सो वी वर स्टडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू डेंसिटी, है ना। और डेंसिटी में हमने क्या देखा था कि डेंसिटी में हमने ये देखा था कि डेंसिटी दो तरह की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। सो वन इज आर एब्सोल्यूट और एक होता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, सो वी वर स्टडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू डेंसिटी। उसमें हमने देखा था दो तरह की डेंसिटी होती है, एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। जो एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है, तो चाहे आपको सॉलिड का कैलकुलेट करना है या लिक्विड का कैलकुलेट करना है या गैस का कैलकुलेट करना हो, आप कैसे कैलकुलेट करोगे? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम से। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला यू विल यूज फॉर बोथ solid, liquid as well as for gas if you are talking about absolute density। और इसका यूनिट कैसा हो जाएगा? इसका यूनिट क्या क्या हो सकता है? its unit can be either kg per meter cube or it can be either gram centimeter cube or it can be either gram ml। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी एब्सोल्यूट डेंसिटी की। अब जब भी हम डेंसिटी को किसी चीज के विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, जब किसी को हम बेसिस मान के चलते हैं किसी की डेंसिटी, तो ये क्या होता है? बेसिकली रेशियो होता है। और इसमें क्या करते हैं हम? दो तरह से अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। एक तो हम सॉलिड्स के लिए और लिक्विड्स के लिए कैलकुलेट करते हैं और एक गैसेस के लिए कैलकुलेट करते हैं। जो हम सॉलिड और लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के रिलेटिव डेंसिटी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? रेशियो होता है। रेशियो किसका होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। जिस भी सब्सटेंस का, सॉलिड या लिक्विड का हमें डेंसिटी निकालना है, उसका डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ द रिलेटिव सब्सटेंस जिसके हमें विद रिस्पेक्ट टू निकालना है। ठीक है, और अगर हमें ये कुछ नहीं गिवन है कि किसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना है, तो हम क्या बेसिस लेते हैं? क्या लेते हैं बेसिस? बताओ। हम लेते हैं बेसिस वाटर। वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर नहीं गिवन है तो, अगर गिवन है तो फिर तो जिसका भी डेंसिटी आपको गिवन है उससे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा बिकॉज इट इज अ रेशियो, सो इट इज यूनिटलेस। नाउ कमिंग ऑन टू गैसेस। जब हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के ही रिलेटिव डेंसिटी को हम बोलते हैं क्या? वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी जिसको हम वीडी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द गैस जिसे हमें निकालना है एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर अपॉन डेंसिटी ऑफ द गैस टू जिसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना है, जो कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे होना चाहिए। ठीक है, सो D1 बाई D2। एक गैस D1 है जिसका विद रिस्पेक्ट टू हमें D2 से निकालना है, तो ये होगा एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये होगा जो ये होगा उसी सेम टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी ये होगा। अगर हमें नीचे कोई गिवन नहीं है कि हमें किसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना है, तो हम क्या किसके विद रिस्पेक्ट टू निकालते हैं? जनरली वी टेक H2 as basis। वेरी गुड। ठीक है, H2 गैस एज बेसिस निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ H2 गैस। ठीक है, अब मुझे बताओ डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है ना। और वॉल्यूम क्या होता है? पीवी बाई एनआरटी से। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है, तो V क्या होगा? दो गैस का सेम टेम्परेचर और प्रेशर का वॉल्यूम सेम होगा। तो इसीलिए हम वेपर डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं कि डेंसिटी मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन मोलर मास एंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंड गैस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? मास अपॉन V1, M1 अपॉन V1 और M2 अपॉन
V2 और V1 और V2 एक ही टेम्परेचर और प्रेशर पर है, इसलिए बराबर हो जाएगा। अब ये हो गया M1 by M2, लेकिन अगर केस में हमें कुछ भी नहीं गिवन है तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा? पेन क्यों नहीं चल रहा? तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ गैस 1, मोलर मास ऑफ गैस 1 अपॉन 2, दैट इज मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो वेपर डेंसिटी क्या होता है? किसी भी गैस के मॉलिक्यूलर वेट का हाफ होता है। ठीक है, अगर आपको कोई गैस नहीं गिवन है तो। और अगर ये हम सिंगल गैस की बात कर रहे हैं तब तो हम मास लेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज मोलर मास, हम मोलर मास ना लेंगे, हम एवरेज मोलर मास बाई 2 लेंगे फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। So that was all about the last 5 minutes of the last class. ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे दिख रहे हैं ना, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 gas with calculate vapor density of SO2 gas। चलो देखो, वेपर डेंसिटी हमें बोल रहा है SO2 गैस का और हमें पता नहीं है किसके विद रिस्पेक्ट टू लेना है, तो हम हाइड्रोजन गैस से लेंगे। तो क्या होता है, हमें मोलर मास ऑफ SO2 पता है क्या? 32 प्लस 2 into 16 दैट इज 32, तो 64 हो गया इसका मोलर मास। और वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा? मोलर मास बाय 2 मतलब 64 by 2 मतलब 32। अगर हमें बोले कि वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 with respect to methane, अब निकालो vapor density of SO2 with respect to methane। Very good, so we have vapor density of SO2 with respect to methane as molar mass of SO2 upon molar mass of methane, और molar mass of SO2 64 होता है, methane हमें पता है 16 होता है, 4। समझ में आगे बात? 1.2 नहीं होगा बेटे, 64 by 16 होगा। ठीक है, छोटे छोटे कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो प्लीज, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं और अभी चैप्टर अच्छे से जब शुरू होगा ना तो ये सारे छोटे छोटे मिस्टेक्स तो आपको बहुत भारी पड़ जाएंगे। इसलिए ट्राई कि आपको ये सारे सिली मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, कैलकुलेशन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मिस्टेक्स ना हो। अभी मैं बता रही हूँ, इसमें हम एएमएम नहीं निकालेंगे। इसमें एएमएम क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि ये तो एक ही गैस का पूछ रहा था, एएमएम वाले गैस का भी हम अभी क्वेश्चन करते हैं। इतना क्लियर है ना सबको? चलो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ अ सैंपल। कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ अ सैंपल। एक सैंपल है containing जिसके पास 5 moles of O2 and 5 mole of N2, इसका हमें वेपर डेंसिटी निकालना है। चलो निकालो, विद रिस्पेक्ट टू हीलियम गैस कर देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू हीलियम गैस। चलो सॉल्व करें। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सा कांसेप्ट है। आपको एवरेज मोलर मास भी निकालना आता है और आपको वेपर डेंसिटी भी निकालना आता है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, अवॉइड करना है कैलकुलेशन। कबीर वेरी गुड, निखिल जिंदल तू सब भी मचेगा, क्लासेस स्टार्ट होने दे तो यहाँ पर आ जा बस। हमेशा कैलकुलेशन मिस्टेक, एक बार में कभी आंसर नहीं सही निकलता है, मुझे सब समझ में आ रहा है फिर भी एक बार में आंसर नहीं निकालता। लक्ष्य रॉन्ग, गलत गलत, याशिका। चलो मैं सॉल्व करती हूँ। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो सिंपली वेपर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, जो भी एवरेज मोलर मास आएगा अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम गैस, मतलब कितना? 4। इतना क्लियर है? अब देखो करण वर्क्स रॉन्ग,
अब देखो हमें क्या निकालना है ना, एवरेज मोलर मास निकालना। और एवरेज मोलर मास क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। अभी तुम लोग ये सॉल्व करोगे, मुझे बताओ टोटल मोल्स कितना है, 5 मोल इसका है, 5 मोल इसका है, टोटल मोल कितना हो गया, 10 हो गया ना। अब मैं क्या बोलूँ, टोटल मास 5 मोल O2 का मास कितना होगा, 5 into 32 है ना, मतलब 160। और 5 मोल N2 का मास कितना होगा, 5 into 28 दैट इज 140। टोटल मास कितना हो गया 300। तो एवरेज मोलर मास 300 अपॉन 10 मतलब 30। ठीक है, तो जो 30 आया आपका, अगर मैं सिंपली बोलती कि एवरेज मोलर मास निकालना है आपको, तो एवरेज मोलर मास कितना आ गया आपका, वेपर डेंसिटी निकालना होता विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तब तो आप सिंपली 30 ही लिखते, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है हमें, हीलियम निकालना है। तो एवरेज मोलर मास अपॉन 4, ये कितना हो जाएगा 7 पॉइंट, अच्छा 7.5 बोला था ना किसी ने, सॉरी 7.5 ही होगा। ठीक है, एवरेज मोलर मास आएगा, वो आएगा आपका 50 और वेपर डेंसिटी आएगा 7. निखिल तुमने भी 7.5 बोला था, तुमने कुछ और बोला था। 7.5 बोला था, नहीं 57 पॉइंट कुछ बोला था। आई यू श्योर? चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड, आई एम सॉरी। फिर 7.5 बोला ना, मैंने पहले वाला देखा था दूसरा मैंने। ठीक है, बहुत बच्चों ने सही बोला था, मैंने उनको गलत बोल दिया, सॉरी मुझे भी नहीं पता था, मेरे को सॉल्व करने के बाद आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस, हमारे पास एक 16 ग्राम है, अननोन गैस हमारे पास, उसका 16 ग्राम। ठीक है, 16 ग्राम ऑफ अननोन गैस occupies 5.6 liters at STP। ठीक है, हमें इसका कैलकुलेट करना है वेपर डेंसिटी। सिंपल सी बात है, हमारे पास वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है। वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें मोलर मास ऑफ द गैस पता होना चाहिए, लेकिन हमारा गैस अननोन है, तो हम उसका मोलर मास कैसे निकालेंगे। अब मुझे बताओ कि 16 ग्राम हमें गैस का गिवन, ठीक है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं इसका मोलर मास m, तो 16 अपॉन m। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, मैंने ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया। हमें बोल रहा है कि 5.6 लीटर्स ऑक्यूपाई कर रहा है, किस पे, एसटीपी पे कर रहा है, मतलब 5.6 ऑक्यूपाई कर रहा है एसटीपी पे। तो ये क्या हो गया आपका 5.6 अपॉन, ये भी क्या हो गया निखिल जिंदल गुड, ये क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स हो गया ना, ये भी, और ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा 1/4 और आपका मोलर मास क्या आ जाएगा 64। मोलर मास आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, वेपर डेंसिटी। हमें कुछ विद रिस्पेक्ट टू पता नहीं है, तो 64/2 कर लेंगे, 32। क्या दिक्कत है इसमें, हमें मोलर मास ही तो चाहिए था, वेपर डेंसिटी निकालने के लिए हमें मोलर मास चाहिए। मोलर मास कैसे निकालेंगे, हमें जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है वहां से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल के इक्वेट कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, जिसके गलत आंसर था सबका हो गया सही। चलो, अब वेपर डेंसिटी का कांसेप्ट क्लियर हो गया है। चाहे आपको मिक्सचर के क्वेश्चन आ जाए कि मिक्सचर ऑफ गैसेस के क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपको दो गिवन इंफॉर्मेशन है इसके क्वेश्चन आ जाए, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप वेपर डेंसिटी वाले क्वेश्चन को कर दोगे। अब हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जहां से आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। तो टॉपिक का नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। मैं यहाँ पे लिखूँ, परसेंटेज डिटर्मिनेशन ऑफ
determination of percent composition, determination of percent composition in a given compound. Determination of percent composition in a given compound. ठीक है, अब देखो परसेंट कॉम्बिनेशन सिंपली क्या होता है। अब मैं बोलूं कि जैसे कि एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि परसेंटेज ऑफ, अभी लिखना मत, सिर्फ जो मैं पूछ रही हूँ मुझे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2O पूछूं, तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन का मास वाटर में कितना है। मास का मतलब यहाँ पर क्या है, मोलर मास है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का वाटर में कितना मास हो जाएगा, हाइड्रोजन वाटर का टोटल मास कितना होता है 18, हाइड्रोजन का मास इसमें कितना है 2 × 1 है ना, तो कितना हो गया 2 ग्राम है किसमें 18 ग्राम में। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हो आप, जितना उसका है अपॉन टोटल मास इंटू 100, मतलब 1/9 इंटू 100 क्या हो जाएगा 11.11 है ना, 11.11% हो जाएगा। समझ में आ गया, इसी को कहते हैं परसेंट कॉम्पोजिशन। तो मैं या परसेंट कॉम्पोजिशन बोलूं या वेट परसेंट बोलूं, या मैं क्या बोल सकती हूँ इसको, वेट परसेंट, बात एक ही है कि किसी कंपाउंड में, ठीक है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना परसेंटेज बाय वेट, ठीक है, उसी को कहते हैं हम क्या, परसेंट कॉम्पोजिशन। समझ में आ गई बात, डेफिनेशन लिखे हम। चलो डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन हम क्यों लिखते हैं, डेफिनेशन क्यों लिखते हैं, फर्स्ट क्लास में हमने बताया था हम डेफिनेशन क्यों लिखते हैं, नोट्स को सुंदर बनाने के लिए, ठीक है। डेफिनेशन सिर्फ अंग्रेजी में लिखी हुई 3-4 लाइनें होती है जिससे आपके नोट्स सुंदर लगते हैं, लेकिन मेन जो काम है वो आपको मैंने अभी बताया, ठीक है, समझने का। तो आप इसका डेफिनेशन लिखिए। देखो, कंपाउंड्स आर formed by elements and weight percentage of an element in a particular compound is known as percent composition. एंड इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, एंड फॉर दैट मोलर मास इज रिक्वायर्ड, ब्रैकेट में लिख लो, फॉर दैट मोलर मास इज रिक्वायर्ड, ठीक है, मोलर मास की जरूरत पड़ती है इससे। देखो, अगर हमारा कंपाउंड लोन है, अगर हमें कंपाउंड का फॉर्मूला पता है और कंपाउंड लोन है, तब तो हम किसकी हेल्प लेंगे, मोलर मास की हेल्प लेंगे, तब तो हम इजीली मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मूला ही गिवन नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज द गिवन इंफॉर्मेशन जिसमें हमें वेट गिवन होगा, ठीक है, कंपाउंड का वेट गिवन होगा और कंपाउंड में जो एलिमेंट जिसका पूछा है उसका वेट गिवन होगा, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो ठीक है, फॉर्मूला लिखो, परसेंट कॉम्पोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ दैट एलिमेंट W, उस एलिमेंट का, अपॉन W पूरा कंपाउंड का, या तो कंपाउंड बोल सकते हैं या फिर हम मोलर मास भी बोल सकते हैं, मोलर मास ऑफ कंपाउंड का,
इंटू 100, ठीक है। वेट या मोलर मास एलिमेंट का अपॉन वेट या मोलर मास कंपाउंड इंटू 100। आगे बात समझ में। और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, वेट परसेंटेज। तो हम वेट परसेंटेज बोले या परसेंट कॉम्पोजिशन बोले, बोथ मीन के एक ही मतलब होता है। आगे बात समझ में। अब जैसे कि हम एक क्वेश्चन करेंगे, चलिए ये कहानी ऐसे लिखते रहने देंगे। देखो यहाँ पे देखिए सबको क्वेश्चन, कैलकुलेट percentage of calcium, oxygen and carbon in calcium carbonate. Calculate percentage of calcium, oxygen and carbon in calcium carbonate. चल गुड निखिल, ओम, अहुजा, गुड। हाँ देखो तुम्हारा सही आ गया, सारा ही सही आ गया, एक सही आ गया तो सारा ही सही। ठीक है, वेरी गुड। नेहा, नो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग रॉन्ग आंसर्स फ्रॉम यू। ठीक है, अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 और इसका कितना होता है 40 प्लस कार्बन कितना हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 इंटू 16 दैट इज 48। अब इसमें क्या है, ये 40 जो है टोटल कितना हो गया 100। अब हमें परसेंटेज ऑफ कैल्शियम देखना है, तो क्या करेंगे, कैल्शियम का कितना वेट है दैट इज 40 अपॉन टोटल वेट 100 इंटू 100 मतलब 40% तो कैल्शियम है और कार्बन कितना हो जाएगा 12 अपॉन टोटल इंटू 100 मतलब 12% कार्बन है और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 48। करंट बस 16 O2 क्यों, हम O2 थोड़ी ना कैलकुलेट कर रहे हैं, हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब O का परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब O कितना है यहाँ पे 16 इंटू 3 है, मतलब 3 एटम है ना ऑक्सीजन के और जिसका वेट कितना है 48 अपॉन टोटल वेट इंटू 100 तो 48% है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इथेन। अब तो अपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी स्टार्ट हो गई ना आपकी, तो वीक में 2 दिन सर लेंगे आपकी क्लास और फिर बाकी 4 दिन मैं लेंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम एंड हाइड्रोजन इन इथेन। इथेन क्या होता है C2H6। चलो कैलकुलेट करो, मैं एक बार मार्कर लेकर आती हूँ। C2H6 मतलब 24 प्लस 6 कितना हो गया आपका 30। अब उसमें से 6 हमारा क्या है हाइड्रोजन है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6 अपॉन 50 इंटू 100 तो कितना हो गया ये 5 में जाएगा और ये 20% हो गया। अब ये 20% है तो ये कितना हो जाएगा 80%। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Calculate water of crystallization in green vitriol। ग्रीन विट्रियोल क्या होता है, बचपन में पढ़ा था बताओ।
व्हाट इज ग्रीन विट्रियॉल? नहीं, FeSO4.7H2O, वेरी गुड यश, FeSO4.7H2O। और हमें बोला है कि परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ग्रीन विट्रियॉल, तो वो निकाल लो। चलो सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आया। प्रैक्टिस as many questions as you can so that आपको कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो एटलीस्ट, ठीक है। कांसेप्ट में कुछ मिस्टेक हो जाए दैट्स फाइन, क्योंकि आप नया कांसेप्ट पढ़ रहे हो, कांसेप्ट में मिस्टेक हो सकता है, बट मेक श्योर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। इसका परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना है, you have to calculate percentage of water of crystallization। पढ़ा था ना 10th में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? ये जो 7H2O है यही है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसी का परसेंटेज निकालना है। चलो सॉल्व करो, ठीक है। वैसे आपके ऑप्शन में क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में ना, ऑप्शंस में काफी मार्जिन रहता है, जैसे 45 रहेगा तो एक का ऑप्शन रहेगा 72%, एक का रहेगा 60%, 45.32, हाँ सही आंसर। देखो अब क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ, मैं सॉल्व करती हूँ, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ग्रीन विट्रियॉल, ठीक है। Fe का वेट कितना होता है 56 प्लस इसका कितना होता है 96 प्लस इसका कितना हो जाएगा 18 into 7, 18 into 7 कितना होता है 126, और ये क्या हो जाएगा इसका 96 प्लस 56 कितना हो जाएगा 152, 126 होगा, 136 नहीं होगा, ठीक है। और ये टोटल वेट कितना हो जाएगा इसका 278, ठीक है। अब हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का वेट निकालना है, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100, तो 126 अपॉन 278 इनटू 100, इसको सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करो, कैलकुलेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ग्लोबर्स सॉल्ट। ग्लोबर्स सॉल्ट, ये भी मैंने आपको बताया था ना, ग्लोबर्स सॉल्ट क्या होता है बताओ, व्हाट इज ग्लोबर्स सॉल्ट? नो, दैट इज ब्लू विट्रियॉल, CaSO4.5H2O ब्लू कलर का होता है इसलिए ब्लू विट्रियॉल कहते हैं। ग्लोबल सॉल्ट क्या होता है चलो बताओ, एक क्वेश्चन मैंने कराया भी है इसका। Na2SO4, वेरी गुड। आगे वाटर क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो कुछ वाटर क्रिस्टलाइजेशन भी होगा, कितना होता है इसका 10 होता है, Na2SO4.10H2O, इसका हमें परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना है। चलो सॉल्व, सही है, ठीक है। Na2 देखो क्या हो जाएगा 46 प्लस 96 प्लस ये क्या हो जाएगा 18 इंटू 10 कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 12, और ये हो जाएगा 142 प्लस 180, ये कितना हो जाएगा आपका 322। हमें परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन निकालना है, मतलब 180 बाय 322 इंटू 100, सॉल्व कर देंगे आंसर आएगा आपका इसका 55.9%, ठीक है यार 56, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखो, सबको क्लियर है? अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैंने तुम लोग को डीपीपी दी थी सॉल्व करने के लिए, 3-4 बच्चों ने मुश्किल से दिया है और किसी ने नहीं दिया, क्या करना है तुम लोगों को बताओ? मैं बोल रही हूँ इस चैप्टर का प्रैक्टिस ही एकमात्र तरीका है जिससे आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये हिस्ट्री या इंग्लिश नहीं है कि आपको याद रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट्स वैसे ही क्लियर होंगे आपके, नहीं तो फिर एक बार छोड़ दिया ना ये चैप्टर, मैं तो कहती हूँ जब तक आपको एग्जाम देना है तब तक रोज इस चैप्टर के कम से कम आपको 5 क्वेश्चन करने चाहिए, चाहे कोई नो मैटर व्हाट चैप्टर इज गोइंग ऑन इन योर क्लास। कितने बच्चों ने कर लिया बताओ अभी?
कर ली तो बेटा देना भी होता है ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि कर ली। चलो क्वेश्चन लिखो। डीपीपीस को प्लीज सीरियसली लिया करो, ठीक है। अगर कोई नहीं भी दे पा रहा है या किसी को थोड़ा टाइम भी लगेगा, किसी को थोड़ा टाइम चाहिए, तो यू कैन आस्क फॉर द टाइम, बट एटलीस्ट यू हैव टू वर्क ऑन इट, तभी आएगा आपको ये चार्ट। देखो 16.5 ग्राम ऑफ मेटल, 16.5 ग्राम of metal forms 35.6 gram of metal oxide। इतना ग्राम मेटल है जो कि आपको इतना मेटल ऑक्साइड वो कर रहा है। कैलकुलेट परसेंट कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। आ गया सवाल? समझ में आ रहा है सबको? 16.5 ग्राम मेटल है जो कि एक मेटल ऑक्साइड बना रहा है, जो जिसका वेट कितना है 35.6 ग्राम। We don't know what metal it is, we don't know the formula of the metal oxide, therefore we cannot calculate the molecular formula here, molecular weight here, ठीक है। चलो सॉल्व करके बताओ। वेरी गुड याशिका। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मेटल है M जो कि रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, और हमारा मेटल ऑक्साइड बना रहा है M2O। हमें मेटल पता नहीं कौन सा है, इसलिए हम यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं बना सकते, ठीक है। वेरी गुड, सब सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये 16.5 ग्राम है तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो पढ़ा ही है, और ये कितना है 35.6 ग्राम आ गया। मतलब जो एक्स्ट्रा वेट आया है इसका, वो किसकी वजह से आया है? ऑक्सीजन की वजह से आया है। तो यहाँ पे हम वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा 19.1 आना चाहिए, 19, हाँ 19.1 ग्राम, ठीक है। और परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ ओ निकालना है हमें, तो 19.1 अपॉन टोटल दैट इज 35.6 into 100। आगे बात समझ में? जहां पे आपको मोलर मास कैलकुलेट नहीं कर पाओगे वहां पे क्या करोगे? यू गो बाय वेट। वहां पे कोई ना कोई आपको ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर गिवन होगी जिससे आपको वेट निकल जाएगा, ठीक है। लिखो नया क्वेश्चन। अब ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आने वाला है, तो इसको हम समझेंगे थोड़ा। देखो अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, क्वेश्चन इज अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, एक कंपाउंड है नाइट्रोजन का, कंटेन्स 0.07% ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। उसमें हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज भी गिवन है, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। चलो हमें एक कंपाउंड गिवन है जिसमें हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज गिवन है, हमें निकालना है मिनिमम मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। चलो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया है मिनिमम मोलर मास का, ठीक है। अब देखो, चलो जिसने सॉल्व कर लिया वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन क्या मतलब, हमें एक चीज इसमें समझनी है सिर्फ, तो यहाँ पे हम एक पहले नोट करके लिखेंगे कि जब भी देखो कभी किसी का मिनिमम मोलर मास पूछे या मिनिमम वेट पूछे, जैसे कि मैं अगर बोलूं कि एक कंपाउंड है ऑक्सीजन का, उसका मिनिमम वेट निकालना है, तो मिनिमम वेट के लिए जो ऑक्सीजन का जो एटम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। अब मैंने बोला कि ऑक्सीजन का ही कंपाउंड है,
और हमें मिनिमम वेट निकालना है। तो मिनिमम ऑक्सीजन कितना हो सकता है उस कंपाउंड में? कोई फ्रैक्शनल वैल्यू तो हो नहीं सकती, है ना? तो क्या हो सकता है? मिनिमम वैल्यू ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा उस कंपाउंड में? मिनिमम वैल्यू 1 एटम रहेगा। और यहाँ पे भी क्या होगा? मिनिमम मोलर मास तभी आएगा जब नाइट्रोजन का कितना एटम मिनिमम हो, और मिनिमम क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास। कॉन्सेप्ट ऑफ, जब भी कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास आए तो उसमें जिस भी उसकी बात कर रहा है उसको हम क्या रख देंगे? मिनिमम रख देंगे, दैट इज 1 रख देंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास इज फॉर मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें क्या निकालना हो? मिनिमम मोलर मास कंपाउंड का निकालना हो, एंड इट शुड कंटेन minimum molar mass of compound and should contain at least कितना atom? At least one atom of the element, at least one atom of the element whose percentage is given, whose percentage is given। समझ में आ गई ये बात? जिसका भी परसेंटेज गिवन है उसका हम मिनिमम एटम मान लेंगे, क्योंकि बाकी चीजें तो हमें पता नहीं है वो कितनी है, हमें सिर्फ पता है कि इसमें नाइट्रोजन है, तो हम क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन को ही मिनिमम मान लेते हैं, दैट इज 1। ठीक है, तो जब भी मिनिमम मोलर मास पूछे तो जो भी आपको एलिमेंट गिवन है उसका हम नंबर मिनिमम ले लेंगे, और जो कि 1 हो सकता है। चलो अब सॉल्व करके देखो जिन्होंने नहीं सॉल्व किया। देखो परसेंटेज ऑफ n क्या हो जाएगा? जितना मास है किसका? n का, अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड जो कि मोलर मास हो जाएगा इनटू 100, है ना? परसेंटेज ये आपको गिवन है कितना? 0.07% गिवन है, 0.07। वेट ऑफ नाइट्रोजन मिनिमम कितना हो सकता है अगर एक एटम हो तो? बताओ, व्हाट कैन बी द वेट ऑफ नाइट्रोजन? 40। ठीक है, और मोलर मास हमें निकालना है, इनटू 100 कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? 2 मिल जाएगा, और ये क्या है? 0.01, और ये हो जाएगा आपका मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 into 100 अपॉन 0.01। ये ऊपर जाएगा तो 20,000 हो जाएगा। आगे बात समझ में? जब भी कभी मिनिमम मोलर मास पूछे तो जो भी एलिमेंट गिवन है जिसका परसेंटेज गिवन है उसको हम मिनिमम मान लेंगे, दैट इज 1। आ गया सबका आंसर? करंट वर्क्स। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गिवन था हमें, और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। मास ऑफ नाइट्रोजन मिनिमम होगा, और मिनिमम क्या हो सकता है? 14 हो सकता है जब हम उसका एक ही एटम लेंगे। ठीक है, तो 14 अपॉन m ये हमें कैलकुलेट ही करना था, और ये हमें गिवन था, और ये हमने निकाल लिया था मिनिमम करके, आंसर सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसमें बहुत तरीके क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे लास्ट। ठीक है, चलो लिखो इंसुलिन। इंसुलिन पता है क्या होता है? जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में हमारे क्या होता है? इंसुलिन का भी कुछ मात्रा होती है। ठीक है, तो इंसुलिन contains 0.0016 percentage of sulfur। Calculate minimum molar mass of insulin। ठीक है, इंसुलिन का हमें मिनिमम मोलर मास निकालना है जब उसमें सल्फर का परसेंटेज इतना है। चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ। जीरो अच्छे से कैलकुलेट करो, जीरो आना चाहिए इसमें। इसमें 4 जीरो है तो, और वो नीचे 100 का 2 जीरो, 6 जीरो आना चाहिए। याशिका रानी वेरी गुड। सिंपली देखो, यहाँ पे हमें परसेंटेज गिवन है 16, और हमें मास सल्फर का कितना लेना है? मिनिमम लेना है, मतलब एक एटम का मास लेंगे। एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 32, अपॉन टोटल मास हमें निकालना है, इनटू क्या कर देंगे? 100। तो ये जाएगा इसमें 10 का पावर कितना आ जाएगा? -4, और ये नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा तो 10 का पावर 4।
में से 10 का पावर 6 तो मोलर मास क्या हो जाएगा 2 into 10 का पावर 6, ठीक है, ग्राम्स। आगे समझ में सबको? एक और सवाल करें। इसी पे एक और क्वेश्चन कर लो, जल्दी से फटाफट आंसर बता दो, उसके बाद हम कल एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज ये खत्म हो जाएगा। देखो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है, ठीक है। आयरन की कमी हो जाती है तब बोलते हैं ना खून की कमी हो, एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कंटेन्स, हीमोग्लोबिन देख रहे हैं यहाँ पर, कंटेन्स 0.25% ऑफ आयरन, ठीक है। If molar mass of FB, HB, sorry, molar mass of HB is, लिख लो, molar mass of HB is 89600 ग्राम, ठीक है। मोलर मास आपको ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ Fe atoms इन Hb, ठीक है। हमें क्या निकालना है? एक मॉलिक्यूल में कितना, एक मॉलिक्यूल ऑफ Hb में कितना Fe एटम्स होंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। चलो अब देखो फटाफट मैं सॉल्व करती हूँ, करूँ सॉल्व? हमें परसेंटेज गिवन है। कुलदीप, मीना, इतना खतरनाक आंसर नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखो परसेंटेज हमें गिवन है, परसेंटेज ऑफ Fe गिवन है हमें, और कैसे निकलता है ये? वेट ऑफ Fe अपॉन मोलर मास टोटल इनटू 100, ठीक है। हमें ये गिवन है कितना, 0.25 इज इक्वल्स टू, ये क्या है? वेट ऑफ Fe। एक एटम का Fe का वेट कितना होता है? 56, और हमें पता नहीं कितने एटम्स हैं, तो हम उसको मान लेते हैं x, ठीक है। x इंटू 56 अपॉन मोलर मास इसका गिवन ही है 89600 इंटू 100। देखो 100 से 100 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा 1.25 को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/4, तो 1/4 इंटू 896 इज इक्वल्स टू x इंटू 56, ये 4 में जाएगा, कितने में जाएगा 2 और 2 और 4, 224, ठीक है। और ये कितने में हो जाएगा 224, ये जाएगा 4 में, तो x इक्वल्स टू, आ गया आंसर?